साथ में है एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसे हिंदी में ब्लूम का वर्गीकरण भी कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का ब्लूम का वर्गीकरण, ये टीचर एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज हैं उनका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने के काम में आता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एरिया में जाते हैं, यानी स्कूल में टीचिंग कराते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने पड़ते हैं, कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। तो बच्चे के सभी स्तरों को ध्यान में रखते हुए, उसके संज्ञानात्मक, उसके भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को ध्यान में रखते हुए आप शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार करेंगे, वो हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी समझाती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और इसके तीनों पक्षों पर बात करने वाले हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 पक्ष कौन कौन से हैं और इनके अंदर वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आते हैं, हमें स्टूडेंट को ध्यान में रख करके फ्रेम करने पड़ते हैं जब हम टीचिंग करते हैं या फिर हम क्लास में इंस्ट्रक्शन देते हैं उस समय। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ब्लूम टैक्सोनॉमी। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए दी गई थी ब्लूम के थ्रू। द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर बिल्डिंग द करिकुला एंड टेस्ट फॉर मेजरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज करिकुला बाय द स्टूडेंट्स। यानी शैक्षिक उद्देश्य वो होते हैं जो कि हमें जो पाठ्यचर्या है उस पाठ्यचर्या के लिए एक आधारभूत ढांचे का काम करते हैं। स्टूडेंट की अचीवमेंट को, स्टूडेंट के लेवल को समझने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है। These educational objectives have been classified into 3 major domains. Domains means category. इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को, शैक्षिक उद्देश्यों को मुख्य रूप से 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जो स्टूडेंट के बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर जो है वो बेस्ड होती हैं। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इस क्लासिफिकेशन को हम जो है वो बोलते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण करना, श्रेणियों में रखना। बेंजामिन ब्लूम 1956 फ्रॉम शिकागो यूनिवर्सिटी हैव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इस टैक्सोनॉमी के बारे में बेंजामिन ब्लूम ने बताया 1956 में, वो शिकागो यूनिवर्सिटी के थे। Here word taxonomy refers to classification and taxonomy of educational objective implies the categorization of instructional objective. यह हमने अभी पहले ही भी बात की, जब हम टैक्सोनॉमी शब्द की बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी का सामान्य अर्थ होता है किसी भी चीज का वर्गीकरण करना, उसे विभिन्न श्रेणियों में बांटना। तो इस आधार पर टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हुआ कि हमारे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं, जो हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं कक्षा में जाने से पहले, उनको श्रेणीबद्ध करना, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांटना। According to Bloom, instructional objectives can be classified into 3 major domains: cognitive या knowing, affective या feeling से related, और psychomotor doing से related. They are related to the head, heart and hand. ब्लूम्स ने जो टैक्सोनॉमी दी, उन्होंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को बेसिकली 3 मेजर डोमेन्स या कैटेगरीज में डिवाइड किया। संज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, हमारी नोइंग से रिलेटेड होता है, जानने से रिलेटेड होता है। दूसरा पक्ष होता है अफेक्टिव या भावात्मक पक्ष, ये हमारी संवेदनाओं से और संवेगों से संबंधित होता है। और तीसरा प्रमुख जो पक्ष है वो होता है साइकोमोटर डोमेन या मनोवैज्ञानिक, मनोगत्यात्मक पक्ष, जो हमारे किसी कार्य को करने से रिलेट होता है। तो ये किस तरीके से हमारे हेड, हार्ट एंड हैंड से रिलेट है, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं कि वास्तव में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है बेसिकली 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो स्टूडेंट डिसाइड करता है किसी पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ते समय कि वो क्या अचीव कर पाया। व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू लर्न एट द एंड ऑफ कोर्स। किसी भी कोर्स के खत्म होने के बाद स्टूडेंट ने कितना लर्न किया, कितना वो सीख पाया, ये जो हम एक्सपेक्टेशन रख के चलते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव हम लेके चलते हैं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन साथ ही साथ टीचर्स भी कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है जब वो क्लास में जाता है, तो कितना वो पढ़ा पाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जो कंटेंट वो पढ़ाएगा उससे बच्चे को कितना समझ में आएगा, वो कौन कौन से जो उसके डोमेन से उससे रिलेट करेगा, ये सारी चीजें जो वो फ्रेम करके चलता है, एक लेआउट या एक ब्लूप्रिंट बनाकर जो तैयार करता है, वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये टीचर्स के थ्रू बनाए जाते हैं और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है इन्हीं के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। तो जब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव और टीचिंग ऑब्जेक्टिव को कंबाइंड रूप में बात करते हैं तब हम उन्हें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शैक्षिक उद्देश्य वे उद्देश्य हैं जिनके अंदर अधिगम उद्देश्य भी आते हैं और जिसके अंदर शिक्षण उद्देश्य भी आते हैं। अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण विद्यार्थी करता है कि वो एक पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद कितना सीख पाएगा, ये एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। जबकि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो क्लास में जाने से पहले टीचर फ्रेम करता है कि एक क्लास के कंप्लीट होने के बाद उसके स्टूडेंट्स कितना समझ पाएंगे, वो ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके चलता है। तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। अगर हमने जो आगे बात की थी हेड, हर्ट और हैंड की, उन्हीं पर हम आ रहे हैं धीरे धीरे। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो ब्लूम ने बताया वो बेसिकली 3 कैटेगरी में बताया। हमने बताया आपको, पहला कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक पक्ष था, दूसरा अफेक्टिव या भावात्मक पक्ष था, और तीसरा था साइकोमोटर मनोगत्यात्मक पक्ष। जो हमारा संज्ञानात्मक पक्ष है ये हमारे हेड वाले पोर्शन से, यानी कि ब्रेन वाले पोर्शन से, सोचने समझने से रिलेटेड होता है। इसमें फीलिंग का कोई रोल नहीं होता। ये कंप्लीटली हमारी थिंकिंग पैटर्न पर और हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर डिपेंड करता है। ये हमारी कॉग्निशन प्रोसेस से या संज्ञान से रिलेट करता है, इसीलिए इसे हेड की संख्या दी गई है। और ये हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बताता है, यानी आप कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअली किसी चीज को समझ पाते हो, उसके डेवलपमेंट की बात जो है वो कॉग्निटिव डोमेन करता है। इट डील्स विद रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स। तो जब हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो कॉग्निटिव डोमेन में मूल रूप से प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, ज्ञान का प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, ये 2 बातें मुख्य रूप से की जाती हैं। तो प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान क्या चीजें हैं? प्रत्यास्मरण का मतलब होता है किसी चीज को पुनः याद करना। प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को एहसास करके आप उसके आधार पर उसको पहचान पाओ। कैसे होता है वो मैं आगे वाली स्लाइड में जब हम कॉग्निटिव डोमेन पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डोमेन जो है वो है, जो इसकी ब्रॉड कैटेगरी 2nd नंबर की है, वो है अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष। और इसी ये हमारे बिहेवियरल स्किल या हमारे व्यवहार में प्रदर्शित होने वाले गुण है, ये हमारे एटीट्यूड को या अभिवृत्तियों को बताते हैं, इसीलिए इसे हर्ट की संख्या दी गई है। इट डील्स विद चेंजेस इन इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। हमारे मूल्यों के अंदर, हमारी रुचियों के अंदर, हमारी अभिवृत्तियों में कितना परिवर्तन आ रहा है या हम अपने संवेगों को किस रूप में प्रकट कर पा रहे हैं, इन सभी का ज्ञान जो होता है वो अफेक्टिव डोमेन के थ्रू होता है। अब तीसरा पक्ष जो है इसका, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने में। तो जो 3rd पॉइंट है वो है साइकोमोटर डोमेन या मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक का मतलब किसी भी चीज को एक्टिविटी के थ्रू करके देखना। यहाँ हम जो बात कर रहे थे वो थियोरेटिकली सीखने की बात कर रहे थे, यहाँ हम उससे इमोशनली अटैच होने की बात कर रहे थे, क्योंकि जब आप इमोशनली अटैच ही नहीं हो पाओगे तो आप मेंटली उस चीज को बहुत अच्छी तरह नहीं सीख पाओगे। और यहाँ हम तीसरा नंबर का जो डोमेन है साइकोमोटर, ये बोलता है कि अब आपने सीख लिया, अब आप उसको अप्लाई कैसे करोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कैसे आएगी। तो ये प्रैक्टिकल स्किल से रिलेटेड होता है। ये मैनिपुलेटिव और मोटर स्किल एरिया है, यानी मूवमेंट से रिलेटेड, किसी भी कार्य को करने से रिलेटेड, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो 3rd डोमेन है। तो इसीलिए इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में रखा, हेड, हर्ट, हैंड या कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये 3 मेन डोमेन ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी के अंदर दिए। अब सबसे पहले एक एक करके इनकी बातें करें अगर हम, तो मैं आती हूँ सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन पे। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो ब्लूम ने ही दिया था 1956 में। इट इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल। ये मुख्य रूप से ज्ञान के विकास की और हमारे जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है उनके डेवलपमेंट की बात करता है। ज्ञान क्या है? किसी भी चीज के बारे में, किसी भी विषय वस्तु के बारे में आप जितना भी कुछ जानते हो, उससे तथ्यों से रिलेटेड आप जो भी कुछ जानकारी रखते हो, वो सब ज्ञान है। तो इसके अंदर बेसिकली 2 मेन चीजें आती हैं, एक आता है रिकॉल, दूसरा आता है रिकॉग्निशन। रिकॉल का मतलब होता है प्रत्यास्मरण करना। प्रत्यास्मरण मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर आपने कोई एक्टिविटी पहले की हुई है या आपने कुछ देखा हुआ है, कुछ दिमाग में आपके है कि ये चीज मैं पहले से जानता हूँ, उसको पुनः याद करना रिकॉल कहलाता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें उसके बारे में कुछ याद आने लगता है, वो रिकॉल है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है उसको पहचानना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिकॉल और रिकॉग्निशन को यहाँ पर आपको स्पष्ट करूँ तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए और उस आधार पर आपने किसी एनिमल को पहले देखा हुआ है तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई एक एनिमल है जो बहुत बहुत बड़ी बॉडी है जिसकी, और एक लंबी सी सूंड होती है और मोटे मोटे 4 पैर होते हैं, छोटी छोटी आंखें होती हैं। वो सारी जो
एक फीचर मैंने आपको बताया, जंगल में रहता है, ग्रीन प्लांट्स को खाता है, केले बहुत पसंद होते हैं, तो आप पहचान जाएंगे मैं किस एनिमल की बात कर रही हूँ, मैं एलिफेंट की बात कर रही हूँ। तो ये जो आपने उसकी फीचर्स के आधार पर उसको याद किया, आपने जो देखा हुआ था वो आपने जो याद किया वो रिकॉल है। लेकिन अगर वहीं मैं आपको इन चीज़ों को बताने के बजाय उसकी एक फोटो आपके सामने ला के रख दूँ और उसके बाद मैं बोलूँ कि ये पहचानो ये क्या चीज़ है, तब आपका वो रिकॉग्निशन होगा, प्रत्याभिज्ञान होगा। तो प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान या पूर्व ज्ञान पर आधारित जो भी बातें हम सीखते हैं वो सारी की सारी कॉग्निटिव डोमेन का मेन पार्ट बनाती हैं। इसको बेसिकली 6 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और सबसे बड़ा डोमेन है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को सीखोगे ही नहीं उसको अपने व्यवहार के अंदर कैसे लेकर आओगे। तो उस पक्ष के हिसाब से पहला जो इसका जो सबसे लोएस्ट लेवल माना गया है वो माना गया है नॉलेज, ज्ञान। नॉलेज मतलब किसी भी चीज का पूर्व ज्ञान, आप पहले से कितना जानते हो। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से उसका सीखना शुरू हो जाता है, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर या किसी बड़े के सिखाने के बाद या आसपास के वातावरण को देखकर वो जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी उसके दिमाग के अंदर इमेजेस बनती हैं वो उसका ज्ञान का निर्माण करती हैं। तो ये सबसे लो लेवल है जो चीजों को देखकर उनके गुणों के आधार पर वो अपने आप निर्माण करता है। दूसरे नंबर पर आता है अवबोध या बोध, इसे कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। यानी आपने जो चीजें देखी, जो पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको आभास हुआ, उन सब चीजों को अब पूरी तरह से व्यवस्थित करना, उनकी व्याख्या करना, उनको समझना, उनके बारे में डिटेल जानकारी करना, उनका सही गलत का पता करना, आपके अंदर क्रिटिकली एनालाइजेशन आना, ये सारी चीजें जो हैं आप उसके सभी पक्षों के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हो तो वो बोध का हिस्सा कहलाती हैं। ज्ञान आपको पहले से है लेकिन बोध आप उस चीज के बारे में और जानकारी ग्रहण करने के बाद लेते हो। तो सेकंड जिसका एक लेवल ऊपर है वो है कॉम्प्रिहेंशन या अवबोध का स्तर। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम आते हैं, वो है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। एप्लीकेशन वो स्तर है जो आपने यहाँ जो सीखा है उसको वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए आपको अवसर प्रदान करता है। आपने जो भी ज्ञान सैद्धांतिक रूप से सीखा उस चीज को आप प्रैक्टिकली या व्यवहारिक जीवन में कैसे अप्लाई करोगे, कैसे काम में लोगे, वो एप्लीकेशन बताती है या अनुप्रयोग वाला स्तर बताता है। तो ये एक स्तर और ऊंचा होता है। इसके बाद आता है विश्लेषण करना या एनालिसिस करना। एनालिसिस के अंदर किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक अगर है या कोई बहुत बड़ी बात है जिसको आपको स्टडी करनी है, कोई बड़े विषय वस्तु को आप समझना चाहते हो तो आप एकदम नहीं समझ सकते, उसको आपको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, समझने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, और वो आपका एनालिसिस या विश्लेषण कहलाता है। इसके बाद जब आपने उस चीज को अच्छे से समझ लिया, आपने उसके हर एक पहलुओं पर विचार कर लिया, तब आप क्या करते हो, उस पूरे ज्ञान को दोबारा कंबाइन करते हो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लाने के लिए। तो जब यहाँ पर एनालिसिस में आपने जो टॉपिक को सब टॉपिक्स में तोड़ा था, वहां यहाँ समझने के बाद आप उनको दोबारा जोड़ते हो और एक पूरे नए टॉपिक का निर्माण करते हो। आपका नवीन ज्ञान यहाँ उसमें ऐड होता है, क्योंकि आपने यहाँ जो अध्ययन किया उसके आधार पर आपको कुछ नवीन ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो नवीन ज्ञान आप अपने अनुभवों के आधार पर जोड़ते हो वो सब मिला करके सिंथेसिस या संश्लेषण वाला भाग बनाता है। तो ये एक और उच्च स्तर है हमारे कॉग्निटिव डोमेन का। और लास्ट में आता है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना। मूल्यांकन में हम ये देखते हैं कि आपने जो कुछ भी सीखा इतने सभी स्तरों के बाद, आपने ज्ञान था आपके पास, आपने अवबोध लिया, आपने प्रयोग करके देखा, विश्लेषण भी किया, संश्लेषण किया, तो इन सब का वास्तव में जो आपने सीखा वो कितना सही है, क्या वो सार्थक है, या फिर आप जो चाहते थे वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, इन सब का पता हमें इवैल्यूएशन या मूल्यांकन के द्वारा लगता है। तो जो क्लास में जो टेस्ट लेते हैं टीचर्स, वो मूल्यांकन के लिए इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वो आपके सारे स्तरों की जांच करता है। तो मूल्यांकन कॉग्निटिव डोमेन का सबसे उच्च स्तर है, जबकि ज्ञान सबसे छोटा स्तर है। अब आगे आते हैं, हम आगे की बात करते हैं कि वास्तव में इससे एसोसिएटेड वर्क क्या होती हैं, वास्तव में क्या चीज है नॉलेज। इन सबको हम एक चार्ट के थ्रू यहाँ पर समझ रहे हैं। तो नॉलेज का मतलब ज्ञान, रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल, आपने जो पहले जो कुछ भी सीखा है वो सब ज्ञान का भाग बनाता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम्स, सबसे निम्न स्तर है, ये भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, स्पेसिफिक फैक्ट्स, प्रिंसिपल और थ्योरीज। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं नॉलेज वाले क्षेत्र में,
ज्ञान वाले क्षेत्र में क्या क्या आता है, किसी भी चीज के बारे में आपको जो फैक्ट्स पता है या कि कोई सिद्धांत जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, कुछ नियम जो आप पहले से जानते हो अपनी किताबों में पढ़ के, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, या कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली आपके जो है वो क्लियर हैं, कौन कौन से शब्द हैं, इनका क्या मतलब होता है, ये सब आप जो पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हो या आपके अनुभवों के आधार पर आपने कहीं से भी अनुभव लिया है, अगर वो आपके दिमाग में पहले से बातें हैं, आपकी प्रीवियस नॉलेज को बना रही हैं, तो वो सब नॉलेज का पार्ट है, वो सब ज्ञान का भाग होता है। अगले नंबर पे अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। चर्चा हम एक बार पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं रिवाइज के लिए एक चार्ट ही आपको लिए प्रिपेयर किया है ताकि पता चल जाए कि हमने जो पढ़ा था वो आपकी समझ में आ गया। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल, किसी भी चीज की, किसी भी विषय वस्तु के बारे में उसके अर्थ को जानना, उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेना अवबोध कहलाता है। इसके अंदर ट्रांसलेशन करना, इंटरप्रिटेशन करना या एक्सप्लोरेशन करना, आप खोज के थ्रू भी कुछ पता कर सकते हो, कुछ नया जानने की आपके अंदर इच्छा है तो आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करोगे। इंटरप्रिटेशन में आप अनुमान लगाकर देखते हो कि मैंने जो पढ़ा है वो आगे उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ट्रांसलेशन करके देख सकते हो। ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंशन में आती हैं। थर्ड नंबर पर अनुप्रयोग या एप्लीकेशन वाला स्तर था। एप्लीकेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू यूज द लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन। आपने जो कुछ भी यहाँ पर सीखा उस सबको रियल सिचुएशन में, उसको नए वातावरण में, नई स्थितियों में आप कैसे अप्लाई करोगे, वो आपको अनुप्रयोग वाला स्तर बताता है। इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक स्तर अधिक है कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल से, क्योंकि इसमें आपको चीजों को अप्लाई करना है। यूज ऑफ प्रीवियसली लर्न इन्फॉर्मेशन इन न्यू एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट हैव सिंगल और बेस्ट आंसर। इसका मतलब एप्लीकेशन के अंदर या अनुप्रयोग वाले स्तर के अंदर जो है वो जो अधिगम करता है या लर्नर है, वो पहले सीखे हुए सूचनाओं को या ज्ञान को नई सिचुएशन में अप्लाई करता है ताकि वो समस्याओं का समाधान कर सके और सबसे बेहतर तरीके से, सबसे उत्तम ढंग से कर सके। ये तीसरा स्तर है जिसे अनुप्रयोगी एप्लीकेशन कहते हैं। फिर आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब हो गया एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट्स, पार्ट्स, अंडरस्टैंड इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना किसी भी विषय वस्तु को ताकि उसके बारे में आप गहराई से सारी चीजों को जान सको। इसके अंदर आता है एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, तथ्यों के बारे में विश्लेषण करना, संबंधों के बारे में, रिलेशनशिप्स का एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स जो हैं उनका एनालिसिस करना। उन सब के बारे में आप जब अध्ययन करते हो तो कुछ नया सीखते हो और जो नया ज्ञान आप इसके अंदर ऐड करते हो वो अगला स्टेप होता है जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस या संश्लेषण इज द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। यहाँ हमने जो कुछ तोड़ा था और नया सीखा उस तोड़ने के बाद में उन सबको जोड़ करके एक नए ज्ञान का निर्माण करना, यानी कि एनालिसिस वाले जितने भी पॉइंट्स हमने सब पॉइंट्स डिसाइड किए थे उन सबको दोबारा कंबाइन करके हम मेन टॉपिक तक आते हैं और उसमें नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, न्यू सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड अराइविंग न्यू सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन। इसमें नई चीजों का निर्माण होता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उस चीज के ऑपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। और लास्ट में आता है इवेल्युएशन या मूल्यांकन। It is the ability to judge the value of a material for a given purpose or on definite criteria। यानी एवेल्युएशन का या मूल्यांकन का मतलब हुआ कि आपने जो कुछ भी अध्ययन किया वो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आप जो उद्देश्य लेकर चले थे वो आपको ये बताता है कि वो आप वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। वो आपको एक जजमेंटल वे में लेकर आता है, वो आपको सही गलत के बारे में, उसके परिणाम के बारे में बताने का प्रयास करता है। तो इवैल्यूएशन के अंदर परिणाम की बात की जाती है। इट इज अ हाईएस्ट लर्निंग आउटकम एज इट कंसर्न्स ऑल कैटेगरीज। ये सबसे उच्च स्तर है क्योंकि इसके अंदर बाकी सारी कैटेगरीज आती हैं। जब आप इवैल्यूएशन करते हो तो आप नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस सबके बारे में बात करते हो, इसीलिए ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग कहा गया है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड वर्ब कौन सी होती हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव फ्रेम करोगे अपने लेसन प्लान को फ्रेम करते समय या अपने क्लास में जाने से पहले जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करोगे तो क्या ऐसे टर्म्स होंगे जब आप वो यूज करो, या एसोसिएटेड वर्ब कौन सी होंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से ऑब्जेक्टिव को फ्रेम कर रहे हो, नॉलेज से रिलेटेड है, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा एक टेबल है जो आपकी हेल्प करेगा।
जैसे मैं इसको समझा देती हूँ अभी। जैसे ऑब्जेक्टिव आपका नॉलेज है या ज्ञान से रिलेटेड आपका उद्देश्य है, तो इसका मतलब आपको मालूम है रिकॉल और रिकॉग्नाइज, दो चीजें इसके अंदर मेन आएंगी। प्रत्यय स्मरण और प्रत्याभिज्ञान आपको करना होगा। तो इसके अंदर आप अब जब जो क्वेश्चन दोगे बच्चे को, जब आप उसका इवेल्युएशन करोगे या आपसे क्लास में जब उससे कम्युनिकेट करोगे, तो आपको अगर बच्चे का नॉलेज लेवल जांचना है, नॉलेज लेवल का पता करना है, तो आपके क्वेश्चन होंगे या तो किसी डेफिनेशन से रिलेटेड, या कोई स्टेटमेंट उनसे पूछ लो, या कोई लिस्ट जो उन्होंने पहले देखी हो, किसी का नाम, किसी का लिखा हुआ कोई कोट, कोई पुरानी चीज रिकॉल करना, किसी चीज को पहचानना, अंडरलाइन करना, कुछ पर्टिकुलर शब्द। जैसे छोटे बच्चों को दे दिया जाता है कि कुछ सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस में आप ए को अंडरलाइन कर दो जहां जहां ए आ रहा है। वो सब नॉलेज लेवल से रिलेटेड बातें हैं, है ना। हु, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें इसमें डिसाइड होती हैं। दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन या अवबोध का स्तर। हमें पता है ये रिलेशनशिप देना, एग्जाम्पल देना, एक्सप्लेनेशन देना, डिस्क्रिमिनेशन करना, इन सबसे रिलेटेड एबिलिटी है। तो इसके जब आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे, तो क्वेश्चन फ्रेम करते समय आप जो क्वेश्चंस दोगे उनकी लैंग्वेज में या तो किसी चीज को आइडेंटिफाई करवाओ, या जस्टिफिकेशन बच्चे का ले लो, ये सही है या गलत, बच्चा उसको जस्टिफाई करे अपने शब्दों में। इलस्ट्रेट करना यानी एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा दे, फॉर्मुलेट करे, एक्सप्लेन करे, क्लासिफिकेशन दे, या समराइज करे चीजों को, डिस्क्राइब करे, डिस्टिंग्विश करे, दो चीजों के बीच में अंतर बता पाए, या डिस्कशन हो। वो सारी चीजें अगर आप क्वेश्चन के अंदर देते हो तो वो उसके कॉम्प्रिहेंशन लेवल को चेक करेंगी। तीसरे नंबर पे आता है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग का स्तर। इसमें जो है कारण दिए जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, फॉर्मुलेशन या हाइपोथेसिस दी जाती है, अनुमान लगाए जाते हैं क्योंकि आपने चीजों को प्रयोग किया है। प्रयोग किया है जब आप दैनिक जीवन में उसको लेकर आए हो, तो फिर आप ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसके आधार पर आप क्वेश्चन जो पूछोगे उसके अंदर प्रिडिक्शन होगा या असेसमेंट होगा, या चूज करेंगे किसी में सही गलत में, कई सारी चीजों में से किसी एक को चूज कर पाना, या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कोई प्रैक्टिकली किसी चीज को बताएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, एप्लीकेशन में अप्लाई कैसे करोगे आप चीजों को, इसके बारे में आपको बताएंगे। कैलकुलेशन करेंगे, आपने यहाँ पर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला सीखा है तो आप उस बच्चे को सवाल देते हो तो वो कैलकुलेट करके आंसर बताएगा। एप्लीकेशन लेवल पर जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो ये सारे टर्म्स आप उनमें यूज करोगे। अगर कोई क्वेश्चन दे रहे हो तो वो एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा। अब बात आती है एनालिसिस की या विश्लेषण की। विश्लेषण का मतलब हुआ एनालाइज करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अध्ययन करना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी पहचान होती है, आप उसमें आइडेंटिफाई करने को देते हो, कंक्लूड करने को देते हो, या डिफरेंशिएशन दिया जाता है, कंपेयर करने के लिए दिया जाता है, ब्रेक डाउन होता है, क्रिटिसाइज करने के लिए कहा जाता है, ये सारी चीजें इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए कहा जाता है। ये सारी चीजें जो हैं वो एनालिसिस या विश्लेषण के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें लिखी जाती हैं। अगला तथ्य है सिंथेसिस या संश्लेषण। संश्लेषण के अंदर हम चीजों को सिंथेसाइज करते हैं, एक रूप में दोबारा वापस इकट्ठा करते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे, जो आप सिंथेसिस एबिलिटी को देखना चाह रहे हो, तो वो कंबाइन या समराइज करने को बोलो, या ऑर्गेनाइज करने को बोलो चीजों को, या डिराइव कुछ नया डेरिवेशन है वो लेकर आए बच्चे, रिलेट करें चीजों को, इंटीग्रेट करें, एक दूसरे के साथ अरेंज करें, रीअरेंज करें, रीराइट करें। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो उनकी सिंथेसिस से रिलेटेड या संश्लेषण की क्रिया से रिलेटेड होती हैं। और लास्ट में आता है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। मूल्यांकन में वास्तव में उसका मूल्य आंका जाता है कि आपने जो कुछ भी बताया वो कितना सार्थक रहा या कितना नहीं रहा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप डिटर्मिनेट, डिफाइन, क्रिटिसाइज, इवैल्यूएट, रैंक देना, ग्रेड देना, टेस्ट लेना, कंपेयर करना, कंक्लूजन देना, ये सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करा सकते हो, या इन सारी टर्म्स पर बेस्ड आप क्वेश्चन दे सकते हो। तो एक छोटा सा चार्ट है जिसमें हमने सारे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन क्लूज के बारे में बताया है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके क्वेश्चन देना है स्टूडेंट को, या अपने लेसन प्लान में फ्रेम करना है, तो आप कौन कौन सी टर्म्स यूज कर सकते हो, एसोसिएटेड वर्ब कौन कौन सी काम में ले सकते हो। तो ये हमारा पहला जो था डोमेन वो था। अब हम दूसरे डोमेन पे आ रहे हैं, वो है अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष। इसे क्रेथवॉल, ब्लूम और मेसिया ने 1964 में दिया। ये वास्तव में हमारी इमोशंस और फीलिंग से रिलेटेड एक पक्ष होता है। द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स हाउ वी डील विद थिंग इमोशनली। हम चीजों के साथ कैसे संवेगात्मक रूप से जो है वो बिहेव करते हैं, कैसे डील करते हैं, उन सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में से कैसे बाहर निकलते हैं, ये या किसी एनवायरनमेंट में किसी सिचुएशन को कैसे डील कर पाते हैं, वो सारी एबिलिटी हमारी अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड होती है। दिस इज द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ये संवेगात्मक पक्ष है सभी शैक्षिक उद्देश्यों का। इट इज रिलेटेड टू चेंज इन इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स,
वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्रिसिएशन एंड एडिक्वेट एडजस्टमेंट। ये वास्तव में आपको बताता है कि आपके जो रुचियां हैं या अभिवृत्तियां हैं, आपके मूल्य हैं, वो उन सब में किस प्रकार आप किस प्रकार दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप किस तरीके से अपने को इमोशनली उसके साथ अटैच कर पा रहे हो, या किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए आप इन चीज़ों को कैसे यूज कर रहे हो, वो सब अफेक्टिव डोमेन आपको समझाता है। दिस डोमेन इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन। बिल्कुल ये कॉग्निटिव डोमेन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सीखते हो तब आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर इमोशंस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। और जब आप किसी भी चीज़ सीखी हुई चीज़ को एक्सप्रेस करने में इमोशंस या फीलिंग्स या अपने इंटरेस्ट या एटीट्यूड्स को लेकर आते हो या वैल्यूज को की बात करते हो, तो वो इफेक्टिवली सामने वाले पर इफेक्ट डालती है, आपकी बात का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। वंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स आर डेवलप, द डेवलपमेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन्स ऑब्जेक्टिव फॉलोज। एक बार कॉग्निटिव लेवल के जितने भी जो है ऑब्जेक्टिव उनको फ्रेम कर लिया जाता है, तो उनके इम्प्लीकेशन के समय, उनको अप्लाई करते समय हमें अफेक्टिव डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। द अफेक्टिव डोमेन फॉर्म्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन इज अरेंज्ड फ्रॉम सिंपलर फीलिंग टू दोज दैट मोर कॉम्प्लेक्स। यानी कि इसमें सबसे पहले हम सबसे निम्न स्तर की संवेदना या भावनाओं के साथ लेते हैं और उच्च स्तर तक जाते हैं, जैसा कॉग्निटिव डोमेन में हुआ था सेम उसी तरीके से होता है। लेकिन इसके जो है कैटेगरीज अलग हैं, क्योंकि अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है, तो इसकी मेन कैटेगरीज कौन सी है उन पर बात करते हैं। इसकी 5 मेन कैटेगरीज है अफेक्टिव डोमेन की। जो मेन इसके भाग है उनमें पहला है रिसीविंग या अनुग्रहण। रिसीविंग का मतलब किसी भी उद्दीपन को ग्रहण करना, अनुग्रहण किसी भी उद्दीपन को, किसी भी संवेदना को ग्रहण करना, किसी भी चीज को लेना। कैसे होगा एग्जाम्पल के थ्रू वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन यह केवल टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिसीविंग का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना, किसी भी उद्दीपन को ग्रहण करना, किसी भी सिग्नल को हमारी बॉडी के थ्रू लेना, वो रिसीविंग कहलाता है। अब आपने रिसीव कर लिया इसी चीज को, तो आप रिएक्ट भी करोगे। तो जब रिएक्ट करते हैं जिस किसी चीज पर, स्टिमुलस के बाद जो आपका रिस्पॉन्स आता है वो आपका सेकंड स्टेप होता है इमोशनल लेवल का या अफेक्टिव लेवल का, और वो होता है रिस्पॉन्डिंग या अनुक्रिया देना। जब आपको स्टिमुलस मिलता है तो उसके अगेंस्ट आप अनुक्रिया देते हो। अब तीसरे नंबर का जो इसका एक स्तर ऊपर आता है वो आता है वैल्यूइंग या अनुमूल्यन करना। अब आपने जो रिएक्शन दिया है उसके बाद आप देखते हो कि क्या मैंने जो रिएक्शन दिया वो सही था या गलत था, मैं इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकता था, या अपनी बात को और कैसे तरीके से अच्छी तरह से कह सकता था। आप खुद वैल्यू करते हो अपनी चीज़ों को, वो वैल्यूइंग होती है। उसके बाद आपने जो वैल्यू किया उसमें आपको कुछ नया मिला कि मैं ये अपने कंटेंट में ऐड कर सकता था, या मैं अपने रिस्पॉन्स में इस चीज़ को डाल सकता हूँ इसको बहुत अच्छा बनाने के लिए। जैसे टीचर का एग्जाम्पल लेके मैं आगे समझाऊंगी इसको। तो वो आपने जब चीज़ों को, नई चीज़ों को समझा और उसको अपने अंदर डालने के बाद आपने चीज़ों को रीअरेंज किया, वो प्रोसेस कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन करना। किसी भी चीज़ को संगठित रूप में लेकर आना, नए नए विचारों को ग्रहण करके उनको अपने जो कंटेंट है उनका पार्ट बना लेना। और लास्ट में जब आप इन सारी चीज़ों को निकल जाते हो, एकदम तुरंत रिस्पांस नहीं देते, चीज़ों को वैल्यू करते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, फिर आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हो, तो धीरे धीरे ये आपके चरित्र का भाग बन जाता है और आपके कैरेक्टर के डेवलपमेंट में या आपकी हैबिट के निर्माण में, ये आदतों के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप तुरंत रिएक्शन दोगे तो कई बार वो सही भी होगा, कई बार नहीं भी होगा, लेकिन अगर आप अपनी सारी फीलिंग्स को इन सारे स्टेप के थ्रू फॉलो करके चलोगे और तब रिएक्शन दोगे, तो ऑब्वियसली आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो हाईएस्ट अप्रिशिएटेड होगा और वो आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब एज अ टीचर ये डोमेन कैसे काम करता है उस पर बात करते हैं। तो पहला जो डोमेन है रिसीविंग या ग्रहण करना, मैं एग्जांपल लेते हुए एक ही एग्जांपल से सारी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। तो रिसीविंग वाला स्टेप जो है, इट इज द लोएस्ट लेवल शोज सेंसिटिविटी टू सर्टेन स्टिमुलाई। ये सबसे लोएस्ट लेवल है, सबसे निम्न स्तर है और ये बताता है कि किसी भी उद्दीपन के लिए आप कितने सेंसिटिव हैं, कितने तैयार हैं उसको ग्रहण करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट लिसन अटेंटिवली टू द टीचर।
क्लास में बच्चा अपनी टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुनता है, उसकी चीज़ों को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, वो जो बोल रही हैं उनके शब्दों को बहुत रिसीव करता है। शोज अवेयरनेस टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, वो क्लास में ये बताना चाहता है कि वो टीचर की बात को कितना अच्छे से सुन रहा है या समझ रहा है। इवन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा टीचर की बात को ज़्यादा महत्व देता है बजाय उसके पेरेंट्स के घर में, क्योंकि वो अटेंटिवली उनकी बातों को सुनता है, रिसीव करता है। तो रिसीविंग जो फेज है वो जो है क्लास के लिए एज अ टीचर हमारी पहली फेज होती है कि हमारा स्टूडेंट हमें सुन रहा है, तो हम जो बोल रहे हैं या हमारे जो शब्द आ रहे हैं वो बहुत ही सही आने चाहिए या उनका अर्थ बहुत सही होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट के ऊपर वो अपना पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ पाए। सेकंड में रिस्पॉन्डिंग, अब आप टीचर को उसने रिसीव कर लिया, स्टिमुलस उसने टीचर से ले लिया। इसके अंदर रिस्पॉन्डिंग वाले के अंदर क्या आता है पॉइंट के अंदर, इट रेफर्स टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जैसे द पीपल रिस्पॉन्ड टू द टीचर्स क्वेश्चन। अब टीचर ने पहले आपने टीचर की बात सुन ली, फिर समझाए हुए में से टीचर ने कोई क्वेश्चन पुटअप किया तो बच्चा हाथ ऊपर करके फटाफट आंसर देता है, जो ध्यान से सुनता है, जो अटेंटिवली सुनता है, यानी जिसकी रिसीविंग अच्छी है वो रिस्पॉन्डिंग भी अच्छी देगा। पार्टिसिपेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन, ये ग्रुप जब ध्यान से सुनते हैं तो चीज़ों को समझते हैं, ग्रुप डिस्कशन में भाग लेते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या प्रोसीजर या जो डायरेक्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो करते हुए, पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी बात को रखना सीखता है बच्चा इस तरीके से। अब थर्ड नंबर पे आती है वैल्यूइंग या अवमूल्यन। अनुमूल्यन का मतलब हो गया कंसर्न विद द वर्थ और वैल्यू अ स्टूडेंट अटैचेस टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फिनोमेना और बिहेवियर, यानी कि किसी भी वस्तु से या किसी भी घटना से या किसी भी व्यवहार के साथ में स्टूडेंट जो है कितना डीपली अटैच्ड है, कितना कंसर्न्ड है, कितना उसके लिए वो चीज़ मूल्य रखती है, कितनी वैल्यू रखती है, ये सारी चीज़ें वैल्यूइंग के अंदर आएंगी। जैसे द पीपल डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, अप्रिशिएट गुड लिटरेचर। जब आप वैल्यू करते हो किसी चीज़ की तो जो स्टूडेंट होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बताता है। उसे मालूम है कि मैंने क्लास के अंदर जब डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था तो मुझे टीचर ने बोला था कि आप इसको काम को कर सकते हैं। उसे महसूस हुआ कि हाँ ये डोमेन मेरा बहुत अच्छा है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो अगर आप कभी वो प्रॉब्लम में आता है तो इस एटीट्यूड को फॉलो करके वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। वो ये अपना एटीट्यूड शो करता है क्योंकि उसे अपने गुण पता है कि मेरी मजबूती कहाँ है, मैं अपने आप को कहाँ स्ट्रांग महसूस करता हूँ। तो ये आपको एक अच्छा जो है वो वक्ता बनने में भी मदद करता है, अच्छा लिटरेचर पढ़ने के लिए प्रमोट करने में भी मदद करता है, ताकि आप अच्छी बातों को सीख सको। अब आपने अच्छी बातें सीख ली, अब उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, संगठन वाला स्तर जो आता है, कंसर्न विद द ब्रिंगिंग टुगेदर वैल्यूज, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम एंड बिगनिंग द बिल्डिंग ऑफ इंटरनली कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम। अब आपने जो भी मूल्य यहाँ पर सीखे हैं या जो भी वर्थ वैल्यू आपने यहाँ जानी है, उन सबको आप ऑर्गेनाइज करते हो, उन सबको एक साथ लेकर आते हो ताकि आप समस्याओं से बाहर निकल सको, लोगों की कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सको, लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन कर सको, आपकी वैल्यूज इन्हांस हो ताकि आप सोसाइटी में एक अच्छा लेवल ले सको। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। द स्टूडेंट स्पेंड्स मोर टाइम इन स्टडी दैन स्पोर्ट्स। हमें मालूम है कि स्टूडेंट का मैक्सिमम टाइम जो है वो स्टडी में निकलता है, स्पोर्ट्स वो थोड़ी देर के लिए खेलता है। प्रायोरिटीज टाइम इफेक्टिवली टू मीट द नीड्स टू द स्टडी, फैमिली एंड सेल्फ, अंडरस्टैंड द एक्सेप्ट ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू से जब वैल्यूज पता चलती हैं तो वो अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करता है कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करेगा, अपनी पढ़ाई के लिए, गेम्स के लिए, फैमिली के लिए, खुद के लिए टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, ये उसे अपनी वैल्यूज से पता चलता है जब उन्हें ऑर्गेनाइज करता है। साथ ही साथ वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी जान पाता है। कैरेक्टराइजेशन या चरित्र निर्माण या चरित्रीकरण की प्रक्रिया जो होती है, इज ए लॉन्ग वैल्यू टाइम सिस्टम, जो है बहुत लंबी प्रोसेस है। जो एक कैरेक्टर डेवलप होता है वो एक दिन में डेवलप नहीं होता। जब ये प्रोसेस, सारी प्रोसेस जो है, ये सारे स्टेप बहुत लंबे समय तक स्टूडेंट अपने अंदर या कोई भी व्यक्ति अपने अंदर लेकर आता है, भले ही वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, तो धीरे धीरे जाकर के वो उसके कैरेक्टर का जो एक पार्ट बनती हैं और उसकी लाइफस्टाइल को जो है वो आगे अच्छा बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं। द पीपल शो सेल्फ रिलायंस व्हेन वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अब इतने काम के बाद उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, वो काम को अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली पूरे विश्वास के साथ करता है। कोऑपरेट इन ग्रुप एक्टिविटीज,
ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जब उसके कैरेक्टर ऐसा हो गया कि उसको हेल्पिंग नेचर उसका आ गया, उसने अच्छी प्रॉपर्टीज़ को ले लिया, अच्छी वैल्यूज़ उसके अंदर आ गई, तो हेल्पिंग नेचर आता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, टीम वर्क शो करता है, ये सारी चीज़ें उसके कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाती हैं। तो ये हमारा अफेक्टिव डोमेन था या भावात्मक पक्ष था, जो मुख्य रूप से इनडायरेक्टली स्टूडेंट के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने क्लास में बच्चे को जो कुछ भी सिखाया उस सबको आप चेक कर सकते हो इवेल्युएशन के थ्रू या टेस्ट लेकर के, असेसमेंट लेकर के, वो कॉग्निटिव लेवल को आप देख सकते हो, लेकिन अफेक्टिव लेवल पर अगर आपको उसको चेक करना है तो इन सारी एक्टिविटीज को आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे ने इन सारी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब वो स्कूल में रहता है तो इन सारी चीज़ों को उसने कैसे यूज में लिया और अपने कैरेक्टर का डेवलपमेंट कैसे किया। अब तीसरे डोमेन की बात करते हैं हम इसके, वो है साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोडोमेन या मोटर या मनोगत्यात्मक पक्ष जो है वो सिम्पसन ने दिया था 1969 में। ये हमारी फिजिकल या मोटर स्किल से रिलेटेड होता है और बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सब साइकोमोटर डोमेन में आते हैं। तो ये टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन लेने के लिए या परफेक्शन लेने के लिए, जो भी स्किल डेवलप करने के लिए जो भी कोर्सेज किए जाते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, वो सारे के सारे साइकोमोटर डोमेन का पार्ट है। As the level of coordination goes up, the action becomes more defined, speedy and automatic. जैसे जैसे आप इसमें perfection लेते जाते हो, जैसे जैसे आप चीज़ों के साथ बहुत मैचअप होते चले जाते हो, वैसे वैसे आप बहुत रिफाइंड हो जाते हो, काम बहुत तेज़ी से करने लगते हो और ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर के अंदर आ जाता है। तो हम देखते हैं जो ट्रेंड पर्सन होते हैं उनके काम करने की स्पीड बहुत जल्दी होती है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, वो सब साइकोमोटर डोमेन के थ्रू ही होता है। R.H. Dave 1971 gave the following categories arranged term of concept of coordination. उन्होंने coordination को बताने के लिए, R.H. दवे ने 1971 में coordination को बताने के लिए कुछ steps बताए, कुछ चीज़ें बताई कि किस तरीके से आप जो है अपने साइकोमोटर डोमेन को एनहांस करते हो या कैसे वो रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो इसका पहला जो स्टेप है वो है इमिटेशन या उद्दीपन, या किसी की नकल करना, किसी को जो है स्टिमुलस लेकर के आप उसकी कॉपी करना। दूसरे पे आप उसके अंदर मैनिपुलेट करते हो, अपने कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन करते हो ताकि उससे थोड़ा अलग हट के आप काम कर पाओ, उससे कुछ बेहतर कर पाओ, तो ये मैनिपुलेशन होता है। थर्ड नंबर पे आप देखते हो कि कितना प्रिसाइज वे में, कितना अच्छी तरह से आप उस चीज़ को कर पाए हो, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर आप चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हो, आर्टिकुलेशन वाला स्टेप आता है, समन्वय स्थापित करते हो चीज़ों के बीच में, और अल्टीमेटली नेचुरलाइजेशन के स्टेप तक पहुंचा जाता है, स्वाभाविकरण की प्रक्रिया तक हम पहुंचते हैं। तो इसका पहला जो स्टेप है इमिटेशन, या आपका किसी चीज़ को कॉपी करना, अनुकरण करना। इमिटेटिंग एन एक्शन, किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की या किसी भी घटना के लिए आप जो कॉपी करते हो, उस चीज़ को देखते हो, उससे स्टिमुलस रिसीव करते हो, वो सारी चीज़ें जो है वो इमिटेशन का पार्ट बनाती हैं। कोवर्ट इनर रिहर्सल ऑफ अ मस्कुलर सिस्टम, ये आपकी बॉडी के अंदर मस्कुलर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है आप कैसे प्रयास कर रहे हो। जैसे हम टीचिंग के एस्पेक्ट में देखें, चूंकि हमारे ट्रेनिंग से रिलेटेड एक डोमेन है, तो जब हमें टीचिंग करना सिखाया जाता है या हमें कैसे क्लास में स्टूडेंट को डील करना है, वो हमें ट्रेनिंग कोर्स में सिखाया जाता है। तो सबसे पहले जो टीचर आपको बता रहे हैं वो चीज़ आप उनको देखते हो, उनके हाव भाव क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, आप उनका इमिटेशन करते हो कि वो कैसे बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, उनका मस्कुलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उनकी मूवमेंट्स क्या है, उनके स्टिमुलस वेरिएशन किस तरीके के हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट करते हो, जो इमिटेशन है। तो सेकंड नंबर पे आप मैनिपुलेशन वाले स्तर पर आते हो। मैनिपुलेशन के अंदर आप चीज़ों को जो है एग्जीक्यूट करते हो, जो इट इंक्लूड्स डिफरेंशिएटिंग द मूवमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वन। कई सारी एक्टिविटीज़ में से आपको जो बेस्ट लगती है, जो आपको चीज़ बेहतर लगती है, वो आप अडॉप्ट कर लेते हो, क्योंकि एक पर्सन बहुत सारी एक्टिविटीज़ शो करता है, लेकिन आपको बेस्ट उसमें से जो लगता है आप उसी को अचीव लेते हो, उसी को ले पाते हो अपने बिहेवियर में। तो ब्रिंगिंग ऑफ ए फिक्सेशन ऑफ ऑपरेशन, जो किसी भी कार्य को करने के लिए शुरुआत है, वो बिगनिंग जो होती है, वो शुरुआत जो होती है, वो मैनिपुलेशन के थ्रू आती है। थर्ड जो स्टेप है वो है प्रिसीजन या शुद्धता। इट मीन्स रिप्रोड्यूसिंग अ गिवन एक्ट विद एक्यूरेसी। आपने यहाँ टीचर को देखा, उनको देखने के बाद आपने अपने, जब आप एज अ टीचर वहाँ पर काम कर रहे हो, तो प्रैक्टिस टीचिंग के समय आपने उनके बिहेवियर के बाद अपने जो कुछ है वो मैनिपुलेट करा चीज़ों को, फिर आप देखोगे कि कितना प्रिसीजन है, कितनी एक्यूरेसी आई है, एग्जैक्टनेस कितनी है परफॉर्मेंस के अंदर। ये देखा जाता है कि एज अ टीचर आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें
टीचर ट्रेनिंग के रूप में आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें परफेक्ट टीचर बनने के लिए जो हम क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं उसमें कितना प्रिसीजन है, आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हुई। फिर आर्टिकुलेशन आता है। आर्टिकुलेशन मतलब यहाँ जो सजेशंस दिए जाते हैं आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसमें कोऑर्डिनेशन, सीक्वेंस, चीज़ों को असेंबल करना, यूनिटी, ये सारे जो एक्ट हैं उन सबको एक साथ लेकर के आप अपनी टीचिंग को या अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, वो आर्टिकुलेशन या समन्वय के अंदर आता है। नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस है, इसके अंदर इट इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट स्किल अटेन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। इसमें स्टूडेंट को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्किल वो लेना चाह रहा है उसमें वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी तक पहुंच गया, बहुत अच्छे से टीचिंग कर पा रहा है। वो ऑटोमेटिक रिस्पांस के रूप में आएगा। अब आप उस बच्चे को कहीं भी खड़ा कर दीजिए पढ़ाने के लिए, वो नेचुरली पढ़ा पाएगा। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे स्टूडेंट फॉलो एनी टीचर एंड है टीचिंग स्टाइल, फॉलो योर आइडियल टीचर इन टीचिंग। आप अपने टीचर को फॉलो करते हो, आपने अपना हर एक कोई ना कोई आइडियल टीचर होगा हर एक का, तो उनको फॉलो करते हो क्योंकि आप उनके गुणों को देखते हो, इन सारे स्टेप के थ्रू आगे बढ़ते हो और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। अब इसके आगे ये तो हमारी थी जो हमने बात करी ब्लूम टैक्सोनॉमी की थी, लेकिन इसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी में 2001 में संशोधन किया गया और एक रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी आई। इसको बहुत संक्षेप में मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो है ये ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, ये दोनों वर्जन यहाँ पर हैं। ओल्ड वर्जन में हमने देखा कि जब हम कॉग्निटिव लेवल की बात करते हैं तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये 6 स्टेप होते हैं। लेकिन न्यू वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी जब है कॉग्निटिव डोमेन की, उसमें नॉलेज को रिमेम्बरिंग कहा गया, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कहा गया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग कहा गया, एनालिसिस को एनालाइजिंग कहा गया, सिंथेसिस को इवैल्यूएटिंग कहा गया। सिंथेसिस जो है उसको इवैल्यूएशन वाला स्टेप नीचे आ गया, वो जो है वो सिंथेसिस वाला स्टेप ऊपर चला गया और उसको इन्होंने क्रिएशन का नाम दिया। न्यू नॉलेज का क्रिएशन जो कॉग्निटिव लेवल पर होगी, जैसे हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन, वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल है कि इवैल्यूएशन आप करोगे, उसके बाद इवैल्यूएशन करने के बाद जो है वो क्रिएट नॉलेज जो होगी, नई नॉलेज जो क्रिएट होगी, वो हाईएस्ट लेवल होगा आपके कॉग्निटिव डोमेन का। तो ये रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो 2001 में दी गई, जिसमें 2 स्टेप इसमें चेंज हुए। एक तो ये जो नाउन थे इनको वर्ब में चेंज कर दिया गया और साथ ही साथ इवैल्यूएशन वाले इस तरह वो नीचे आया और क्रिएटिंग जो है वो उन्होंने हाईएस्ट जो प्रायोरिटी दी वो क्रिएशन को दी कि नॉलेज का क्रिएशन स्टूडेंट किस तरीके से कर रहा है। अब बात आती है कि लर्निंग आउटकम लेने हैं, सारे डोमेन्स को आपको क्लास में अप्लाई करना है, अपनी टीचिंग को बहुत बेहतर बनाना है या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, तो आप क्या तरीके अपना सकते हो क्लास में बेस्ट वे में, जो जिनमें इन तीनों डोमेन्स को आप काम में ले सको। तो पहला है कंस्ट्रक्टिविज्म, स्टूडेंट को नॉलेज के कंस्ट्रक्शन करने की अपॉर्चुनिटीज दीजिए। इनके बारे में डिटेल में हम कई सारे टॉपिक पर मैं पहले वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब स्टूडेंट अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करेगा, टीचर केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। दूसरा कोऑपरेटिव लर्निंग, स्टूडेंट एक दूसरे साथ कोलैबोरेशन के थ्रू या कोऑपरेशन के थ्रू किस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अगर वो कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट को थ्योरेटिकल मत पढ़ाइए, उसको एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाइए, जब वो एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेगा तो लर्निंग उसकी बहुत इफेक्टिव होगी। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये न्यू कॉन्सेप्ट है जिस पर अभी काम चल रहा है और अब ज़्यादातर यूज़ में लिया जा रहा है। यानी कि अगर हम अपने सब्जेक्ट को आर्ट के साथ जोड़ दें, भले वो ड्राइंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चाहे कोई भी वे हो आर्ट का, आप उसके साथ अगर जोड़ देते हैं तो वो लर्निंग को बहुत एनहांस करता है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आप क्लास में अप्लाई करा सकते हो, माइंड मैपिंग स्ट्रेटेजीज काम में ले सकते हो, पीयर ट्यूटरिंग करा सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप क्लास में अप्लाई कर सकते हो अपने स्टूडेंट के अंदर तीनों डोमेन को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिस पर हमने बात की ब्लूम टैक्सोनॉमी में। बहुत संक्षेप में मैंने समझाने की कोशिश करी इन डोमेन्स को। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी किसी दूसरे टॉपिक के साथ जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।